अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एंड अदर। बहुत हद तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। हमने राइट्स देखे, हमने लायबिलिटीज़ देखी, हमने डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज़ देखी पार्टनर्स की। तो कल वाले लेक्चर का ही कुछ पार्ट जो कि म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स के नाम से है, वो हमारा थोड़ा सा रहता है। हम सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे। उसके हवाले से जो क्वेश्चंस बनते हैं आई कैप जो है वो पास पेपर्स के, आपके आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के, उसको देखेंगे। उसके बाद छोटा सा टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, उसको देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो बगैर किसी देरी के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो हम बात कर रहे थे, कुछ हद तक हम उसको डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो म्यूचुअल राइट और लायबिलिटी जो हमने डिस्कस करना है वो है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। राइट टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब है हर पार्टनर के पास ये राइट मौजूद है कि अगर कोई नुकसान हो जाए उसका फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसको इंडेमनीफाई किया जाए। इंडेमनीफाई किया जाए, नुकसान किस तरह का हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो थर्ड पार्टी है उसकी मर्जी, वो चाहे सब पार्टनर्स पे केस करे चाहे एक पार्टनर पे केस करे। अब कोई वो जो है बिजनेस कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर्स, और जो पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है उसके हवाले से थोड़ा लॉस हो जाता है, और वो थर्ड पार्टी सिर्फ उस पार्टनर को सू कर देती है, और जितना कंपनसेशन, जितना जुर्माना है वो उस अकेले पार्टनर को पे करना पड़ता है। अब जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ हो, अगर ये जुर्माना जो है उस अकेले बेचारे पार्टनर को पे करना पड़ा है, तो उसको इंडेमनीफाई करें, उसको कंपनसेट करें, उसको जो ये जितना टोटल जुर्माना हुआ है ये सब आपस पे डिवाइड करके उनका जो हिस्सा है वो उस पार्टनर को पे करें। या फिर अगर इमरजेंसी के केस में, कोई इमरजेंसी में लॉस बचाने के लिए, बड़े लॉस से बचाने के लिए छोटा लॉस कर बैठा है कोई पार्टनर, फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट कर चुकी है या मार्केट डाउन हो चुकी है, बहुत मार्केट बैठ गई है, जो उनका सामान है पार्टनर्स का, 3 पार्टनर्स हैं, उनका जो सामान है जिस बिजनेस में वो डील करते हैं उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, लेकिन मार्केट जो है वो क्रैश करने की वजह से उसकी जो सेल प्राइस है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो गई है। पहले वो 15,000 का बेचते थे, कॉस्ट 10,000 थी, 5,000 वो प्रॉफिट देते थे, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश किया है, मार्केट का डाउनफॉल आया है, तो उसकी कीमत 1,000 पे पहुंच चुकी है। उसकी सेल प्राइस मतलब 2,000 के लॉस होगा अगर अभी बेचें तो। लेकिन मार्केट में ये मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देख के ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ दिन में, एक आधे दिन तक, ये 8,000 से 5,000 पे भी आ सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। अब वो पार्टनर, अकेला पार्टनर जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो बाकी पार्टनर से कंसल्ट करे। उसे डर है कि अगर मैं कंसल्टेशन के लिए उन सब पार्टनर्स को बुलाऊं, कल तक वो आएँ, तब तक ये नुकसान और बड़ा हो जाएगा। अब कोई भी समझदार इंसान उन हालात में यही करेगा कि फ़ौरन उस चीज़ को बेच देगा, नुकसान 2,000 का बियर कर लेगा, बजाय इसके कि 5,000 का कल को नुकसान बियर करना पड़े, तो वो उसको बेच देता है इमरजेंसी के केस में। अब क्या हुआ, 2,000 का नुकसान उसको बियर करना पड़ा। अब बाकी पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि वो जो 2,000 का नुकसान हुआ है, बजाय इसके कि कहें भी आपकी गलती की वजह से हुआ है, आपने क्यों बेचा, आप उसको होल्ड कर लेते, कोई बात नहीं, 5,000 का नुकसान होने देते, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी समझदार बंदा बड़ा नुकसान जो है वो नहीं होने देगा, अपने जो फर्म के मुफाद में थोड़ा नुकसान बियर कर लेगा। तो अब वो जो 2,000 का नुकसान हुआ है, तो सब मिलके उस नुकसान को इंडेमनीफाई करें, बजाय इसके कि अकेले पार्टनर पे जिसने ये काम किया उस पर जोर डाला जाए। तो यही है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इसको हम देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू क्लेम इंडेमनिटी
from the firm in respect of payments made or liabilities incurred by him in ordinary and proper conduct of the business. पहले मैंने आपको ordinary conduct की example दी. In doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. कि अगर कोई भी समझदार बंदा उस केस में अपने लिए जैसा करता, अपने आप को लॉस में बचाने के लिए जैसा करता, वैसे ही उसने फर्म को लॉस से बचाने के लिए किया है, इस तरह का कोई इकदाम किया है, तो बिल्कुल वो जो लॉस आया है उसको इंडेमनीफाई किया जाए, उसकी इंडेमनिटी जो है वो क्लेम करेगा वो पार्टनर. सिंपल सा केस है कि अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी एक पार्टनर जो है वो नुकसान कर बैठा है, बाकी पार्टनर्स की जिम्मेदारी बनती है और उस अकेले पार्टनर का हक बनता है कि उस नुकसान की ज़मानत बाकी सब पार्टनर्स उसको जो है वो पे करें, चाहे वो प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, चाहे वो एमरजेंसी के केस में हो. लेकिन होना वो बिजनेस का ही चाहिए. ये नहीं कि वो कोई और अपने घर का नुकसान करके आ जाए तो आके के भाई इस तरह का लॉस हो गया तो सब बेयर करो, ऐसा नहीं. फर्म के बिजनेस के केस में इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. साइमा एंड नाइमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म. साइमा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम हर ओन पॉकेट. जो साइमा और नईमा हैं दोनों पार्टनर्स हैं. साइमा ने इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी जेब से पे किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फर्म्स इन्वेंट्री व्हेन देयर वाज चांसेस ऑफ डैमेज बाय रेन वाटर. उसने कहा भाई इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो जाएगी, बारिश होने वाली है, तो इसके बजाय कि मैं सबको बुलाऊं और कहूं कि इंश्योरेंस करवा लें अपने सामान की, उसने इंश्योरेंस कर दी कि जो है वो लॉस से बचाया जा सके. शी आल्सो पेड फॉर शेल्फ टू कीप द इन्वेंट्री सेफ. और उसने कुछ ऐसे इंतजाम भी किए इन्वेंट्री को सेव रखा जा सके. शी इज़ इंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द फर्म. अब ये उसका हक बनता है, उसने अपनी फर्म को नुकसान से बचाने के लिए, सबके फ़ायदे के लिए ये काम किया. तो जो केस स्टडी आपको आएगा वो बिल्कुल इसी तरह का होगा कि आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये उसने जो है वो एमरजेंसी के केस में किया है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में किया है. अब साफ पता चल रहा है कि बारिश से बचाने के लिए उसने इन्वेंट्री को इंश्योरेंस करवाई है, शेल्फ्स बनवाई हैं जिसमें इन्वेंट्री सेफ रह सके. सिर्फ अपनी फर्म को, अपने कॉमन फ़ायदे के लिए, अपना पर्सनल फ़ायदा इसमें उसका कोई नहीं है कि इन्वेंट्री सेफ रहेगी तो पूरी फर्म की सेफ रहेगी. पूरी फर्म को नुकसान से बचाने के लिए उसने ये स्टेप जो है वो किए हैं. तो ये था राइट टू इंडेमनीफाइड. नेक्स्ट है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट. जिस तरह हमने पढ़ा था ना ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर दे तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी फ्रॉड की वजह से जो नुकसान हुआ है वो सब पार्टनर्स ने जो बेयर किया है उन सब पार्टनर्स को वो जो है वो कंपनसेट करे, उनके जो है वो पेमेंट करे. इसी तरह विलफुल नेग्लेक्ट, अगर किसी पार्टनर से गलती हो गई है, इस तरह की गलती हो गई है कि कोई भी समझदार बंदा वो काम ना करता जो काम वो कर बैठा है, तो फिर उस तरह की गलती में जो नुकसान हुआ है बिल्कुल उसके भी वही कंसिक्वेंसेस होंगे जो फ्रॉड के केस के थे. अगर उससे वो नुकसान कर बैठा है सारी फर्म का, तो सारी फर्म का नुकसान हो गया फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का. अब वो जो 1000 रुपये का नुकसान है वो सबको कंपनसेट करे क्योंकि ये उसकी गलती की वजह से हुआ है. जिस तरह फ्रॉड के केस में था, अगर किसी इंसान ने फ्रॉड कर दिया है, फ्रॉड की वजह से जो पूरी फर्म को नुकसान बेयर करना पड़ा है वो बर्दाश्त करेगा बंदा जिसने फ्रॉड किया था. इसी तरह पूरी फर्म को उसकी विलफुल निगलेक्ट की वजह से, उसकी जो है कोताही की वजह से, ऐसा काम उसने किया जो कोई भी समझदार बंदा ना करता, वो काम वो कर बैठा है, वो कोताही कर बैठा है. अब उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, पूरी फर्म को नुकसान वो बेयर करना पड़ा है, वो अकेला बंदा जो है वो कंपनसेट करे. Every partner is under a duty to indemnify the firm for any loss caused to him by his willful neglect, for example, failure to perform a duty or to do something which the partner should have done. जो पार्टनर को करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, या जो पार्टनर को नहीं करना चाहिए था वो उसने कर दिया, इस तरह का कोई नुकसान हो गया. इसकी हम एग्जांपल में देखते हैं, आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी. Habib and Tanveer are partners in a firm.
Habib was interested with the monitoring inventory levels to avoid stock shortage on weekly basis. हबीब और तनवीर दो पार्टनर हैं। हबीब का क्या काम था? हबीब ने इन्वेंट्री की मॉनिटरिंग करनी थी कि देखो भाई इन्वेंट्री कब ख़त्म होने वाली है। जैसे इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली हो ना, फ़ौरन बता दो ताकि नई इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस किया जा सके और कोई नुकसान ना हो, हमारी इन्वेंट्री जो है वो पीछे पड़ी ही रहे और हम काम करते रहें, अपने ऑर्डर्स जो हैं वो बनाते रहें। हबीब निगलेक्टेड द वर्क फॉर मैनी मंथ्स ड्यू टू विच द फर्म सफर्ड लॉस। हबीब का जो काम था वो उसने किया ही नहीं। अब साफ नज़र आ रहा है कि उसकी कोताही है। बिल्कुल इसी तरह आपको केस आएगा। आपको ये नहीं उधर बैठ के इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई किस तरह की कोताही है, कोताही की टाइप्स क्या होती हैं, मिस्टेक्स की टाइप्स क्या होती हैं। बिल्कुल नहीं, आपको केस देख के पता चल रहा होगा। कंसेप्ट जो आपने यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने वही कंसेप्ट अप्लाई करना होगा जो ये ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट वाला है। इसके अलावा कोई आपसे चीज़ें कैलकुलेट नहीं करवाएगा। आउट ऑफ कोर्स चीज़ें नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपकी किताब में से ही पूछी जाती हैं। तो उसने साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि हबीब ने अपना काम सही तरीके से अदा नहीं किया, उसने कोताही की है। तो हबीब मस्ट कंपनसेट द फर्म फॉर लॉस्ट कॉज ड्यू टू हिज निगलेक्ट। अब इसकी कोताही की वजह से जो लॉस हुआ है वो ये बर्दाश्त करेगा। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट था। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट बिल्कुल फ्रॉड वाला केस है, जिस तरह फ्रॉड में होता था। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं हमारे टॉपिक के। इसी के अंडर, इसी हेडिंग के अंडर, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंडर है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ने पर्सनल प्रॉफिट कमाए। हम पीछे बात कर चुके हैं कि हर पार्टनर का काम है कि वो पूरी फर्म के फ़ायदे के लिए काम करे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम ना करे। अब यहाँ पे हम ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जिन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम किया, फर्म के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया या किसी दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम किया, लेकिन फर्म के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया और उनसे पैसा कमाया। पहला केस देखते हैं, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड। अगर फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करके, फर्म का नाम यूज़ करके, फर्म को यूज़ करके किसी भी तरह से उसने अपना कोई पर्सनल फ़ायदा कमाया है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो उसने फ़ायदा कमाया है वो बाकी पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी पार्टनर ने अपनी फर्म को यूज़ करके, फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म को किसी भी तरह से उसने फर्म को यूज़ किया है और यूज़ करके फ़ायदा कमाया, प्रॉफिट कमाया है, तो उसकी फ़र्ज़ बनता है कि वो जो फ़ायदा कमाया है सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म for any benefits obtained without the consent of other partners from any transaction involving the partnership, partnership property, the partnership name or the partnership's business connection। किसी भी हवाले से पार्टनरशिप को यूज़ करते हुए उसने कोई फ़ायदा कमाया है अपने दूसरे पार्टनर्स को से छुपा के, तो उसका फ़र्ज़ बनता है वो जो भी उसने फ़ायदा कमाया है वो अकाउंट फॉर करे फर्म में, यानी वो प्रॉफिट फर्म्स के जो अकाउंट्स हैं उसमें उसको प्रॉफिट लिखे और उसको भी जिस तरह बाकी प्रॉफिट सब पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है जिस रेशियो से, उस प्रॉफिट को भी बाकी पार्टनर्स में डिवाइड करें। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ पार्टनर यूजेस द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नेम और बिजनेस कनेक्शन टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, ये उसकी ही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। जो पहली लाइन हमने देखी है कि फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके कोई ख़ास प्रॉफिट कमाया, सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, बाकी लोगों को नहीं पता था। द अदर पार्टनर्स कैन क्लेम दोज प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप, तो ऑब्वियसली दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये पार्टनरशिप का प्रॉफिट है और ये सब में डिवाइड किया जाए। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। मशहूर ज़माना करैक्टर्स जो है टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप परचेज्ड एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000 रुपीज़. It was discovered later that the equipment had actually been purchased by Tom for rupees 18,000 and Tom had resold it to the partnership without revealing that he was the owner of the property. केस क्या है, टॉम एंड जेरी दो पार्टनर्स हैं, तो पार्टनरशिप ने क्या किया, एक इक्विपमेंट ख़रीदा है अपनी पार्टनरशिप के लिए 30,000 रुपये का। बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ये जो इक्विपमेंट ख़रीदा गया है ना, ये एक्चुअली टॉम ने ही बेचा है। टॉम ने पहले ख़रीद के रखा हुआ था 18,000 रुपये का
और टॉम ने ही इसको पार्टनरशिप में बेच दिया है और उसने बताया नहीं दूसरे ओनर्स को यानी कि जेरी को कि ये जो इक्विपमेंट हमने ख़रीदा ये मेरा ही था, 18,000 रुपये में मैंने ख़रीदा था और मैंने इसको पार्टनरशिप में ले आया हूँ 30,000 रुपये में। उसने जेरी को नहीं बताया। बाकी पार्टनर्स से छुपा के उसने 12,000 रुपये का ये जो फ़ायदा कमाया है, ये 12,000 रुपये का फ़ायदा जो है उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा जो फर्म है उसके अकाउंट्स में, और दोनों पार्टनर्स जिस हिसाब से प्रॉफिट को शेयर करते हैं ये प्रॉफिट भी उसी हिसाब से शेयर किया जाएगा। अनलेस उसने जब 18,000 रुपये वाला जो इक्विपमेंट है वो जब 30,000 का फर्म में ला रहा था तब उसने जेरी को इन्फॉर्म किया कि भाई मैंने इसको 18,000 खरीदा था, अगर 30,000 का आपने लेना है तो बता दो, मैं चाहता हूँ कि ये 30,000 का फर्म में आ जाए और 12,000 मेरा प्रॉफिट हो जाए, मुझे कोई फ़ायदा हो जाए। और जेरी ने कहा था ठीक है यार चलो ले आओ। अगर तो ऐसा कोई केस शुरू में हुआ था तो उसने जेरी को बता दिया था, जेरी से इजाज़त ले ली थी, तब तो फिर ये जो है ये पर्सनल प्रॉफिट डिराइव वाला केस नहीं बनेगा। अदरवाइज़ ये जो 12,000 का प्रॉफिट है ये सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसी रेशियो से जिस रेशियो से बाकी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये सिंपल सा केस है, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड। अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट फर्म को यूज़ करते हुए बाकी पार्टनर्स से छुपा के कमाया गया है, उस पर्सनल प्रॉफिट को बिल्कुल उसी तरह शेयर किया जाएगा जिस तरह बाकी प्रॉफिट शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। देखें पहले हम एक पॉइंट देख चुके हैं कि जिसमें हमने बात की थी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो बिजनेस होते हैं ना और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ट्रेड करने से रोका जा रहा होता है वो वॉइड होते हैं। फिर हमने पार्टनरशिप एक्ट में बात की कि ये पार्टनरशिप जो है वो भी उसकी एक्सेप्शन में आता है कि अगर पार्टनर्स एक दूसरे को मना करें ना, पार्टनर्स एक दूसरे को मना करना चाहें कि आप फर्म के अलावा कोई और काम नहीं करोगे तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं मना, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा। अगर पार्टनर्स सब आपस में मुत्तफिक हो जाएं और कहें कि भाई कोई भी पार्टनर फर्म का जो बिजनेस कर रहा है इसके अलावा कोई भी बिजनेस नहीं करेगा तो ये एक वैलिड चीज़ है। अगर वो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो जो फर्म का पार्टनर है वो फिर अपनी मर्जी से कोई बिजनेस कोई और करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो बिजनेस कंपीटिंग विद फर्म नहीं होना चाहिए। कंपीटिंग विद फर्म नहीं होना चाहिए। किस तरह से? 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, कपड़े का कारोबार करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। मिस्टर सी एक पार्टनर जो है वो साथ ही एक और अपना अकेला बिजनेस शुरू कर देता है कपड़ा बेचने का, तो ये कंपीटिंग बिजनेस से सवर किया जाएगा कि वो पहले से ही कपड़ा बना के बेच रहे हैं, तो आपने अलहदा उनकी कंपटीशन में अपने ही पार्टनर्स के अपने ही फर्म की कंपटीशन में एक बिजनेस शुरू कर दिया है, तो ये बिल्कुल वाइड कंसीडर किया जाएगा। और अगर कोई भी पैसा कमाया है उसने ऐसे बिजनेस से तो वो पार्टनरशिप का जो अकाउंट है उसमें एज ए प्रॉफिट शो किया जाएगा और सब पार्टनर्स जो हैं वो उसको बराबर तकसीम किया जाएगा उसी रेशो से जिस रेशो से बाकी प्रॉफिट को तकसीम किया जाता है। इसको हम देखते हैं, सिमिलरली इफ अ पार्टनर कम्पीट्स इन बिजनेस एज इन केस ऑफ पर्सनल प्रॉफिट with the partnership without the consent of the other partners, he is liable to account for the partnership for all the profits and he earns from the competing business। अगर कोई इस तरह का competing business कोई partner start कर देता है जो फर्म के बिजनेस को compete कर रहा हो, फर्म के जैसा बिजनेस हो, और उससे कोई प्रॉफिट कमाता है दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, तो जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया है उस सारे के सारे प्रॉफिट को वो जो है उसी तरह से शेयर करेगा जिस तरह से बाकी प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट शेयर किया जाता है, वो फर्म का ही प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। इसमें दोनों पॉइंट्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैंने थोड़ी कम तवज्जो दी है, लेकिन आपको वो बता देता हूँ कि विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, अगर वो कंपीटिंग बिजनेस पार्टनर्स की मर्जी से करते हैं ना, बाकी पार्टनर्स कहते हैं चलो यार कंपीटिंग बिजनेस कर लो, हमें कोई पैसा ना देना, तो फिर बिल्कुल वैलिड है, फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर वो पार्टनर्स से छुपा के करता है तो फिर ये चीज़ जो है ये पर्सनल प्रॉफिट डिराइव में आएगा और उसका जो प्रॉफिट होगा वो फर्म का प्रॉफिट डिसवर किया जाएगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर इन पार्टनरशिप without informing the other partners
जाहिद सेट अप अ सोल ट्रेडर बिजनेस इन कंपटीशन विद द पार्टनरशिप। साफ पता चल रहा है कि कंपटीशन में उसने बिजनेस शुरू कर दिया एक पार्टनर ने, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 बाय आइदर यूजिंग फर्म नेम और प्रॉपर्टी और कनेक्शंस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम या उसके कनेक्शन या उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 50,000 रुपए का उसने प्रॉफिट कमा लिया। When the other partners find out what Zahid has been doing, they can require Zahid to account for the partnership the profits he made while operating the competition। जितना उसने compete करके बिजनेस कंपटीशन वाला बिजनेस से पैसे कमाए 50,000 रुपए, जैसे ही बाकी पार्टनर्स को पता चलेगा वो पार्टनर्स इससे कहेंगे, जाहिद को कहेंगे कि भाई वो जो 50,000 रुपए हैं वो पार्टनर्स में ऐसे ही डिवाइड किए जाएं जिस तरह से बाकी जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। तो ये बिल्कुल एक वैलिड स्टेप कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म से कोई भी कंपटीशन वाला बिजनेस शुरू ना करे अनलेस कि उसे पार्टनर्स ने परमिशन दी हुई है। ये भी एक सिंपल सा केस था। नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म। फर्म में किसी किस्म की चेंज आई है तो उसके बाद राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी पार्टनर की? बिल्कुल वही होंगी जो चेंज से पहले थी। अगर कोई वो आपको इस तरह का सिनेरियो दे दे कि भाई 2 साल ये फर्म चली, पहले ये लोग जो है वो प्रॉफिट शेयर करते थे इस लिहाज से, तो अब बताएं अब कब किस तरह से शेयर करेंगे? पहले 3:2:1 के हिसाब से शेयर करते थे, अब किस तरह से शेयर करेंगे? तो आप बताएंगे भाई बिल्कुल उसी तरह से शेयर करेंगे जिस तरह से पहले शेयर करते थे। इसको हम पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वर immediately before the change in the following situations को हम अभी देख लेते हैं, लेकिन मेन बात यहाँ तक जो समझने की ये है कि म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी जो पार्टनर की हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, जैसे चेंज से पहले थी वैसे ही चेंज के बाद होंगी। किस तरह का चेंज? वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, जिस तरह के कोई न्यू पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, फर्म में चेंजिंग आ गई, इसको भी चेंजिंग ही कहते हैं। तो अगर फर्म में चेंजिंग आ गई है, जो उससे पहले चेंजिंग से राइट्स एंड लायबिलिटीज थी बिल्कुल वही रहेंगी। वेयर बाय अ फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द टर्म। अगर एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप थी वो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए बनाई गई थी, वो टाइम खत्म हो गया, या पार्टनरशिप पार्टिकुलर वेंचर के लिए बनाई गई थी, वो वेंचर खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो पार्टनरशिप चले आ रही है। तो वेंचर खत्म होने से पहले जो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज थी पार्टनर्स की, खत्म होने के बाद भी बिल्कुल वही म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी। आखिरी पॉइंट है, वेयर अ फर्म कंस्टिट्यूट्स टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरी आउट एडिशनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग। अगर फर्म एक बिजनेस कर रही है, एक ज़्यादा बिजनेस कर रही है, तो अब वो अपने बिजनेस बढ़ा देती है और ज़्यादा बिजनेस करना शुरू कर देती है, और ज़्यादा उसकी अंडरटेकिंग्स हो जाती हैं, किसी भी किस्म से बिजनेस में वो चेंजिंग कर देती है, तब भी उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ जो हैं वो पहले वाली ही रहेंगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जाहिद रिटायर्ड एंड अदर्स कंटिन्यूड द बिजनेस इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया और बाकी सब ने कंटिन्यू किया उस बिजनेस को। आजम, बाबर एंड यासिर शेल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली टू अनलेस अदरवाइज एग्रीड। तो अब जो रिकंस्टिट्यूशन से पहले, जाहिद की रिटायरमेंट से पहले जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ थी पार्टनर्स की, उसके बाद भी वही रहेंगी, किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो नहीं आएगी। यही सिंपल सा केस था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ तक। ये हमारा जो है आज का टॉपिक था म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के हवाले से। यहाँ तक आप चीज़ों को देख लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें, उनके कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लें, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर दें। पहला जो क्वेश्चन है इसके हवाले से वो स्प्रिंग 2010 का है। 9 मार्क्स का उसने क्वेश्चन पूछा था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है।
उसने इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछी है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट advise them of their mutual rights and liabilities under the provision of partnership act। सिर्फ उसने कहा भाई म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बता दो। स्प्रिंग 2010 में जो बुक है उसमें शायद थोड़ी ज़्यादा आपकी म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती थी। अब वो 9 मार्क्स की तो नहीं पूछेगा, 5-6 मार्क्स की अगर पूछना चाहे 4-5 मार्क्स तक की वो पूछ सकता है। तो ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपने लिख देनी थी तो आपको 9 मार्क्स मिल जाने थे स्प्रिंग 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वो है रीसेंट अटेम्प्ट का स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2.5 मार्क्स के लिए वो पूछा गया था। आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है। गुल, रजा एंड समी आर पार्टनर्स इन GRS गारमेंट्स। Raza discovered that a supplier MP offers reasonable rates for consumable stores and put forth a resolution that MP should be included in the firm's list of supplier। GRS गारमेंट्स एक फर्म है, गुल, रजा और समी उसके पार्टनर्स हैं। उनका एक पार्टनर जो है ना उसने देखा कि MP जो है वो अच्छे रेट्स पे चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो इसको फर्म के सप्लायर की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। मिस्टर रजा ने ये देखा। MP इज़ ओन्ड बाय गुल एंड मैनेज्ड बाय हिज ब्रदर। MP जो है उसका मालिक गुल है। गुल कौन है? फर्म का ही एक पार्टनर है और उसका जो भाई है वो उसको मैनेज करता है। गुल डिड नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट। तो जब MP को सप्लायर की लिस्ट में शामिल किया जा रहा था, पार्टनर्स की क्या जिम्मेदारी है? प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। पार्टनर की जिम्मेदारी है कि फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यहाँ पे गुल को चाहिए था कि फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता कि भाई यह जो बिजनेस है, ये जो MP है, ये तो मेरा ही काम है, मेरा भाई इसको मैनेज कर रहा है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। व्हेन रजा एंड समी बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आस्क्ड गुल टू शेयर विद देम द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय MP ऑन ट्रांजैक्शन विद GRS। जैसे ही बाकी पार्टनर्स को पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रांजैक्शन के साथ जो प्रॉफिट कमाया है इसको फर्म में लेके आओ। आपने हमें फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस वेदर द गोल इज बाउंड टू शेयर द प्रॉफिट एज डीम्ड बाय रजा एंड समी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताएं क्या ये जो इनकी डिमांड है ये लीगल डिमांड है? तो बिल्कुल लीगल डिमांड है। उसका जो मिस्टर गुल हैं उनका फ़र्ज़ बनता था कि अपने पार्टनर्स को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उन्होंने फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। Subject to contract between partners, if Gul had derived any profit for himself for any transaction with the firm, then Gul shall account for that profit and pay to the firm. A partner has duty to give full information to other partners in relation to everything affecting the partnership। वही बात जो हमने की वही उन्होंने इधर लिख दी। 2.5 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 2016 का। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी यार ये वही बात कह रहा है कि मैंडेटरी ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स बता दो जो मॉडिफाई नहीं की जा सकती। 3 मार्क्स के लिए उसने सिर्फ मैंडेटरी ड्यूटीज़ पूछी हैं। सिंपल सा रट्टे वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीसेंट अटेम्प्ट का स्प्रिंग 2021 का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ताहिरा, फरहाना एंड सादिया आर पार्टनर्स इन अ ब्राइडल बुटीक सिचुएट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्राइडल बुटीक सिचुएटेड इन अ लोकल मार्केट। सादिया आल्सो ओन्स अ ज्वेलरी शॉप इन द सेम मार्केट। द शॉप इज मैनेज्ड बाय हर ब्रदर वसी। अब क्या है, ताहिरा, फरहाना और सादिया जो हैं वो 3 पार्टनर्स हैं। सादिया पार्टनरशिप के अलावा एक और भी काम कर रही है। बुटीक का उनका ब्राइडल बुटीक का काम है। उसके अलावा सादिया एक और भी काम कर रही है कि उसने ज्वेलरी शॉप खरीदी हुई है जो उसका भाई चला रहा है। ताहिरा एंड फरहाना वर नॉट अवेयर ऑफ द सादियाज इंटरेस्ट इन द ज्वेलरी शॉप। उन्हें नहीं पता था बाकी पार्टनर्स को कि सादिया की भी एक ज्वेलरी शॉप है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फ्रॉम द ब्राइडल बुटीक बाय ज्वेलरी सेट्स फ्रॉम सादियाज शॉप ड्यूरिंग द ईयर। सादिया अर्नड अ hefty profit of ₹10 million फ्रॉम ज्वेलरी बिजनेस। अब जो ब्राइडल जो गाहक आते थे उनके पास, बुटीक के वालों के पास, वो उसकी ज्वेलरी शॉप में भी उनमें से बहुत सारे जाते थे और वहाँ से भी ज्वेलरी खरीदते थे और 10 मिलियन का प्रॉफिट ज्वेलरी शॉप से सादिया ने कमा लिया। अपॉन नोइंग द फैक्ट्स ऑफ सादियाज इंटरेस्ट इन द ज्वेलरी शॉप, बोथ ताहिरा एंड फरहाना डिमांडेड सादिया टू शेयर प्रॉफिट
her profit equally with them under the provisions of the Partnership Act 1932. Explain whether Tahira and Farhana are justified in their demand. तो जब बाकी पार्टनर्स को पता चला कि जो सादिया है इसका ज्वेलरी का काम भी है और ये बुटीक के बहुत सारे कस्टमर्स भी उधर जाके ज्वेलरी खरीदते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी से आपने जितना प्रॉफिट कमाया है उसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। तो क्या बताएं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक ये सही डिमांड है? सबसे पहली बात, पार्टनर्स को पहले एग्रीमेंट करना चाहिए था कि आप पार्टनरशिप के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसा तो कोई एग्रीमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट उनके दरमियान हुआ था तो फिर सादिया ने ये काम किया है, फिर तो गलत है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट उनके दरमियान नहीं हुआ, फिर सादिया अपना कोई अलग बिजनेस कर सकती है, बशर्त ये कि वो कंपीटिंग बिजनेस ना हो। ये कंपीटिंग बिजनेस वाले पार्ट में हम अभी पढ़ के आए हैं बात। तो बुटीक का काम और ज्वेलरी का काम कोई भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं है। या तो अगर सादिया बुटीक वाले ग्राहकों को कहती हो कि जाओ मेरी दुकान से जाके ज्वेलरी खरीदो, तो है, तब हम कह सकते हैं कि बुटीक का जो बिजनेस था उसको यूज़ करते हुए, इसने पार्टनरशिप को यूज़ करते हुए, पार्टनरशिप को की प्रॉपर्टी को किसी तरह से यूज़ करते हुए अपने ग्राहक बढ़ाए और फ़ायदा कमाया। उसने पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में बैठ के ग्राहकों को कहा कि जाओ मेरी ज्वेलरी शॉप से जाके ज्वेलरी खरीदो, उसकी बैठ के एडवर्टाइजमेंट करती रही, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को यूज़ करती रही। अगर तो ऐसा केस यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा, अगर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर ये जो बाकी पार्टनर्स हैं वो डिमांड नहीं कर सकते, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। देखते हैं, ताहिरा एंड फरहाना वुड बी जस्टिफाइड इन देयर डिमांड इफ दे हैव रिस्ट्रेन्ड सादिया फ्रॉम कैरिंग ऑन अनदर बिजनेस अंडर दैट अदर दैट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द परमिटेड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर तो बाकी पार्टनर्स ने पहले रोका हुआ था कि फर्म के अलावा कोई बिजनेस नहीं करना, फिर तो बिल्कुल कंपनसेट करे। In absence of any such agreement, they are not justified in claiming profits of the jewelry shop as the said business is not of the same nature or competes with the bridal boutique business. Moreover, jewelry shop having the same customers does not amount to misusing the resources of boutique business unless it is established that Sadia had used property or business connection of boutique or the firm's name to earn personal profit. For example, if she referred the boutique customers to jewelry shop, only then she will be liable to pay such profits to Tahira and Farhana। जो हमने बात की सेम बिल्कुल वही बात है कि ये कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं है। अगर कंपीटिंग बिजनेस होता तब भी इस तरह का जो प्रॉफिट था उसको इस सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, या तो उसने किसी तरह से पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को मिसयूज़ किया होता, पार्टनरशिप के नाम को मिसयूज़ किया होता और प्रॉफिट्स कमाए होते, तब भी जो है वो कंपीटिंग बिजनेस के हवाले से इसको अकाउंट फॉर किया जा सकता था। लेकिन अब किसी तरह से भी इस प्रॉफिट को अकाउंट फॉर नहीं किया जा सकता। ये प्रॉफिट अकेला ही सादिया का प्रॉफिट है। तो ये ऐसी भी सिंपल सा केस था। मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट का अपना हमारा क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कल के जो पेपर में हमने क्वेश्चन देखा था कल के लेक्चर में, और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम कल इसको दोबारा देखेंगे। ऑटम 2009 का क्वेश्चन है, आपकी आईकैप स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 मार्क्स के लिए। ऑटम 2009 में पूछा गया था, सुहेल, तलहा, उमैर एंड कंपनी अ पार्टनरशिप कंसर्न इन इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो कपड़े का काम करती है। द फर्म बोट अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम शाइनिंग स्टार लिमिटेड। उन्होंने लैंड खरीदा है, कुछ ज़मीन खरीदी है। आफ्टर सम टाइम तलहा एंड उमैर ऑन देयर ओन अकाउंट ब्रॉड 3 लैंड्स more plots of this land in same locality and made good profit। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, तलहा और उमैर ने अपने बिहाफ पे अपने पैसों से 3 प्लॉट खरीदे और उससे प्रॉफिट कमाया। सुहेल ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ सच प्रॉफिट्स सूट तलहा एंड उमैर फॉर हिज शेयर। तो ये तो सिंपल सी बात लग रही है कि भाई ना तो उसने कोई कंपीटिंग बिजनेस किया है, उनका बिजनेस कपड़े का है, ये लैंड खरीद रहा है बेचारे दोनों,
अपने पैसों से लैंड खरीद के लैंड बेच के प्रॉफिट कमाया, इसमें तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता कंपेटिंग बिजनेस वाला और कोई भी हवाले से। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। नो, तलहा एंड उमैर आर नॉट लायबल टू शेयर सच प्रॉफिट्स विद सुहेल as this transaction was not within the scope of the partnership. Subject to the contract between the partners, the partner shall account for that profit and pay it to the firm which he derives for himself from any transaction of the business or from the use of property of the business of connection। ये नीचे जो उसने लिखी है वो प्रोविजन लिखी है। सबसे पहले उसने अपना डिसीजन बताया, उसके बाद केस को डिस्कस किया और लास्ट में उसने प्रोविजन लिख दिया। तो वही बात की है जो हम कह रहे थे। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। छोटा सा और सिंपल सा हमारा जो है ये टॉपिक है। सबसे पहली बात होती है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होती क्या है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती क्या है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स, ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की। ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो फर्म के कॉमन स्टॉक में लाई गई है। पार्टनर्स जो हैं उसको फर्म के कॉमन स्टॉक में लेके आए हैं। कोई बंदा जो है वो फर्म में मशीनरी ले आया है, कोई और किसी किस्म की चीज़ ले आया है, वो फर्म के कॉमन स्टॉक में आ चुकी है, वो अब फर्म की प्रॉपर्टी बन चुकी है। ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो ब्रॉट, और इस तरह की प्रॉपर्टी जो लाई गई है उस पे जितने भी इंटरेस्ट आ रहे हैं अब वो सारे फर्म के इंटरेस्ट हैं, वो सारे फर्म के इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी लेके आया है, कोई किसी किस्म का लाइसेंस, कोई किसी किस्म का बॉन्ड, कोई किसी किस्म के शेयर्स पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आए हैं, वो पार्टनरशिप के हो गए हैं। किसी पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में सब पार्टनर्स की मर्जी से कहा कि मैं इतने शेयर्स जो हैं वो पार्टनरशिप के नाम करता हूं, या फर्म ने किसी भी तरह से उन शेयर्स को एक्वायर कर लिया। ये फर्म सारे शेयर्स जो हैं ये फर्म के हो चुके हैं। अब उन शेयर्स पे जो प्रॉफिट आएगा वो किसका प्रॉफिट होगा, वो भी फर्म का प्रॉफिट होगा। कोई इंटरेस्ट आएगा वो भी फर्म का इंटरेस्ट होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो फर्म में के कॉमन स्टॉक में आ चुकी है अब वो फर्म की प्रॉपर्टी है, और उसके हवाले से जितने राइट्स या जितने इंटरेस्ट हैं वो सारे अब फर्म से बिलोंग करते हैं। ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज, इसके अलावा जितने भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, बेसिकली ऊपर भी वो यही बात कर रहा था, नीचे भी वो यही बात कर रहा है, इसके अलावा भी जितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई है बाय और फॉर द फर्म एंड ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, कोई भी प्रॉपर्टी आई है, उसके जितने भी राइट्स हैं, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा फर्म से बिलोंग करता है। जितनी भी प्रॉपर्टी फर्म के पैसों से खरीदी गई है, फर्म में आई है, किसी भी तरह से वो जो फर्म का हिस्सा बन चुकी है अब वो फर्म की प्रॉपर्टी है। गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म, गुडविल जो है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। गुडविल क्या होता है एक बार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज हम दोबारा से गुडविल पे तफसील से डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की। एक पॉइंट इसमें और है, अनलेस एनी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स any property purchased with partnership money without other partners consent will be deemed to be partnership property। इस पॉइंट में वो क्या कहना चाह रहा है, तीन पार्टनर्स हैं, एक फर्म चला रहे हैं वो लोग। एक पार्टनर ने क्या किया, फर्म के अकाउंट से 50,000 रुपये निकाले और जाके फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीद के अपने घर दे दिया। अब उसने क्या किया, पार्टनरशिप के मनी से, पार्टनरशिप के पैसे से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है पार्टनर्स को बताए बगैर और जाके उसे पर्सनल यूज़ कर रहा है या जिस तरह से भी यूज़ कर रहा है। जैसे ही उसने वो पार्टनरशिप पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीदी, वो फ्रिज खरीदा, वो पार्टनरशिप का हो चुका है। वो उस बंदे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उस बंदे पे जो है वो उस इंसान का, उस पार्टनर की प्रॉपर्टी उसकी मलकियत नहीं है। ये मलकियत किसकी है, पार्टनरशिप फर्म की, ये फर्म की प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज़ जो है वो फर्म के पैसों से खरीदी जाए, चाहे वो पार्टनर्स को बताए बगैर खरीदी जाए, वो फर्म की प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि अगर उसने फर्म से उधार पैसे लिए, पार्टनर ने फर्म से उधार पैसे लिए, उधार पैसे लेके कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया और कहा है कि भाई मैं किस्तों में वापस कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट वगैरह पे करूंगा, मैं इस दिन को वापस कर दूंगा फर्म को, तो वो उसका लोन ही कंसीडर होगा।
लेकिन अगर उसने पार्टनर्स को बताए बगैर फर्म से कोई पैसे लेके कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया लोन के अलावा, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। तो ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है कि जो भी प्रॉपर्टी फर्म में किसी तरह से लाई गई है वो फर्म की मलकियत बन गई है, उसके जितने भी इंटरेस्ट हैं, उसके जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं फर्म के हवाले से, और फर्म की बिजनेस की गुडविल। गुडविल क्या होती है इस पे हम बात कर लेते हैं। अब व्हाट इज़ गुडविल? देखें, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, कोका कोला की कंपनी है एक, वो पाकिस्तान में सेल हो रही है। फॉर एग्जांपल उसका रेट लगाते हैं वो 20 लाख रुपए, बहुत कम है लेकिन हम एग्जांपल के लिए यूज़ कर लेते हैं। 20 लाख रुपए उसका रेट लगा। जब उसमें एसेट्स जो थे ना, जितने भी एसेट्स की वैल्यू लगाई गई वो बनी 15 लाख रुपए, वो बनी 15 लाख रुपए। उन्होंने कहा भाई इसके तो जितने भी एसेट्स बन रहे हैं, नेट एसेट्स, वो तो 15 लाख रुपए के बन रहे हैं, ये आप 20 लाख रुपए की क्यों बेच रहे हैं? कहते हैं भाई कोका कोला का जो नाम बना हुआ है ना, इसके हम आपसे 5 लाख रुपए ले रहे हैं, इसके हम आपसे 5 लाख रुपए ले रहे हैं। कोई और कंपनी उसके साथ कोई फिक्स कोला, हम अपनी तरफ से नाम अज्यूम कर लेते हैं, वो बिक रही है सेम एसेट्स के साथ, वो 15 लाख की बिक रही है। ये कोका कोला कंपनी जो है वो 20 लाख की बिक रही है। ये 5 लाख जो ऊपर है वो कोका कोला कंपनी के नाम के हैं। उन्होंने इतने साल बिजनेस करके अपना नाम बनाया, मार्केट में हर शॉप पे कोका कोला की जो है वो बोतल पड़ी हुई है, उनका एक नाम बन चुका है। ये जो नाम बन चुका है और इसकी उन्होंने जो वैल्यू एस्टिमेट की है ये 5 लाख, ये कैसे एस्टिमेट की जाती है, ये आपकी स्टडी है FAR1 FAR2, ये रिपोर्टिंग की स्टडी में है। लेकिन ये जो उन्होंने कैलकुलेट की है 5 लाख रुपए, ये जो है इसको हम गुडविल कहेंगे। इन शॉर्ट, जो नेट एसेट्स की वैल्यू है और टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस है, उसका जो डिफरेंस है उसको हम गुडविल कहेंगे। और समझने के लिए ये फर्म का नाम, ये फर्म की इज्जत, ये उसका ओहदा, उसकी जो वो कीमत लगाते हैं कंपनी की, वो जो होता है उसको हम गुडविल कहते हैं। फर्म के हवाले से भी बिल्कुल इसी तरह से है। गुडविल इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट मीनिंग द वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विच हैज़ क्वालिफाइबल वैल्यू इन अ बिजनेस। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक टेंजिबल होते हैं, एक इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, घर है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास AC है, आपके पास कार है, ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं, इनको हम हाथ लगा सकते हैं। लेकिन जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, हमने किसी किस्म का कोई लाइसेंस लिया हुआ है, वो इंटेंजिबल एसेट होता है। वो लाइसेंस जो है वो उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, बस वो एक कागज़ का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह गुडविल है, गुडविल को हम छू नहीं सकते लेकिन हमारा एसेट है, ये हमारा एसेट है। तो यही इंटेंजिबल एसेट है। एन एग्जाम्पल वुड बी द रेपुटेशन ऑफ द फर्म एंजॉयज विद इट्स कस्टमर। जो उसकी इज्जत है, उसकी रेपुटेशन है, उसकी जो वैल्यू लगाई जाती है मनी टर्म्स में, उसको हम गुडविल कह देते हैं। दिस रेपुटेशन एनेबल्स द फर्म टू अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय द बिजनेस एज अ होल। ये जो रेपुटेशन है इसकी वजह से वो ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। ओबियसली कोका कोला का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, गोरमे कोला का कोका कोला से बहुत कम रेवेन्यू है। गुडविल कैन बी thought of as the value of business as a whole less aggregate value of identifiable net assets। जो मैंने आपसे बात की कि नेट एसेट्स की जो है डिफरेंस टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस से देखा जाए तो दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो कैलकुलेटेड गुडविल होती है। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और गुडविल दोनों के लिहाज से मिक्स एग्जांपल्स हैं थोड़ी सी। Azam, Babar and Kareem are partners in a business. They buy a property in the name of fictitious person with the money of the partnership। उन्होंने किसी भी पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन पैसा किसका था? पार्टनरशिप का। तो हमने पढ़ा है अभी कि पार्टनरशिप के पैसे से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाए वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। Next example, Numan and Usman are partners. Numan buys shares from stock exchange in his own name with the monies and on account of the firm. नुमान और उस्मान दो पार्टनर हैं। नुमान ने क्या किया? स्टॉक एक्सचेंज से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे अपने नाम पे, फर्म के पैसों से।
द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय कंसिडरेबल अमाउंट, और शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। नुमान क्लेम्स दैट शेयर्स आर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, उसने कहा कि भाई शेयर की वैल्यू बढ़ गई, ये फ़ायदा मेरा है, शेयर मेरे हैं। द शेयर्स आर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप मनी से खरीदे गए हैं। सिंपल सी एग्जांपल है। अब थोड़ी अच्छी एग्जांपल हम देखते हैं। सादिया एंड राबिया आर पार्टनर्स। सादिया बाइज लैंड विद द पार्टनरशिप मनी फॉर हर सोल बेनिफिट्स। सादिया ने पार्टनरशिप मनी के लिए जो है वो लैंड खरीदा। सादिया और राबिया दो पार्टनर्स हैं, लेकिन उसने किस लिए खरीदा? अपने ज़ाती मुफाद के लिए। आगे क्या हुआ? देर आफ्टर सादिया डेबिट्स हिमसेल्फ इन द बुक्स एंड बिकम द डेटर टू द फर्म फॉर द अमाउंट द परचेज मनी, अमाउंट ऑफ द परचेज मनी। जितने पैसे का उसने फर्म के पैसों से उसने लैंड खरीदा, लेकिन जिसने पैसे का उसने लैंड खरीदा ना, अपने आप को डेटर बना दिया फर्म का, कि मैंने फर्म को पैसे देने हैं, मैं जो हूँ वो कर्जदार हूँ, फर्म मेरी कर्जदार है, मैंने जो फर्म को पैसे देने हैं, मैं डेटर हूँ फर्म की, तो मैंने फर्म को पैसे देने हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि उसने फर्म से लोन लिया है और लोन लेके लैंड खरीद लिया है। अब वो फर्म को पैसे देगी फ्यूचर में। तो ये लोन लेके लैंड खरीदा गया है, तो लैंड किसकी प्रॉपर्टी होगा? सादिया की प्रॉपर्टी होगा। जिसने लैंड खरीदा उसकी प्रॉपर्टी होगा, लेकिन जो फर्म के पैसे हैं वो उसको वापस करने पड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेज सब्सिक्वेंटली बाय कंसिडरेबल अमाउंट। राबिया क्लेम्स दैट सेड लैंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। लैंड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बिकॉज देयर वर क्लियरली अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन। एक कॉन्ट्रेरी इंटेंशन थी। क्या इंटेंशन थी? पहली इंटेंशन थी उसकी, वो उसने पर्सनल फ़ायदे के लिए ख़रीदा फर्म के पैसों से, और उसने कहा फर्म को जो है वो मैं पैसे लुटा दूंगी, अपने आप को फर्म का डेटर बना लिया, मैं कर्जदार, मैंने जो है वो लोन लिया फर्म से और फर्म को पैसे वापस करूंगी। तो ये लोन कंसिडर होगा, ये पार्टनरशिप मनी कंसिडर नहीं होगी। उसने पार्टनरशिप को जो है वो पैसे वापस करने हैं, लेकिन लैंड किसका है? लैंड सादिया का है। इस तरह का क्वेश्चन देख के वो आपको जो है वो फंसा सकता है एग्जामिनर। Arslan, a partner in a firm, buys shares of a company in his own name without the authority of the other partners, but with the money and own account of the firm. अरसलान ने क्या किया? वो एक फर्म में पार्टनर है, उसने शेयर खरीदे कंपनी के अपने नाम से, विद द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स बट विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म। किससे? अकाउंट ऑफ द फर्म, यानी पार्टनरशिप के पैसे से उसने जो है वो शेयर्स खरीदे। द शेयर्स आर डीम्ड टू बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो पार्टनरशिप के पैसे से खरीदे गए हैं, इस वजह से उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। लास्ट कंसेप्ट हमारा आज का ये था, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। Subject to contract between partners, it is the duty of every partner to use the property of the firm exclusively for the purposes of the firm. यानी कि फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के लिए यूज़ की जाएगी, कोई पार्टनर उसको पर्सनली यूज़ नहीं करेगा। ये तो बात हम पहले से डिस्कस करते आए हैं, ऑफिशियल फॉर्म में हमने इस बात को भी देख लिया पहली बार कि फर्म की प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए यूज़ की जाएगी? फर्म के लिए ही यूज़ की जाएगी, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं की जाएगी। Abid and Sajid are partners in a firm. Abid took the firm's printer and laptop to his home for the use of his family members till they were not usable anymore. Abid must not have used partnership property for his personal benefit and must compensate the firm. Abid जो है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को अपने घर ले गया, उसने पर्सनली उसको यूज़ किया, उसे पर्सनली यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो जितना नुकसान हुआ है फर्म का इस प्रॉपर्टी की वजह से वो सारा आबिद पे करेगा। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप के लिए इस्तेमाल करना है, पर्सनल बेनिफिट से लिए यूज़ नहीं करना। अब ये जो पार्टनरशिप वाला पोर्शन है इसके कंसेप्ट को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग 2011 का 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 है। काशिफ, इरफान एंड शुजात आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इरफान bought a shop in his own name. He issued a check from the partnership account and debited
हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस। बिल्कुल वही जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, वो स्प्रिंग 2011 में, बस नाम चेंज किए गए हैं कि काशिफ इरफान और शुजात जो हैं वो फर्म में पार्टनर हैं। इरफान ने एक शॉप खरीदी अपने लिए, एक शॉप खरीदी अपने नाम से, एक शॉप खरीदी, तो उसने क्या किया कि पार्टनरशिप के अकाउंट से पैसा लिया, लेकिन अपने आप को डेबिटेड कर दिया कि मैं डेटर हूँ पार्टनरशिप का, मैंने पार्टनरशिप को पैसे देने हैं। तो ये एक किस्म का उसने क्या ले लिया, लोन ले लिया। ही रेंटेड आउट शॉप एंड क्रेडिटेड द रिसीट्स ऑफ रेंट इन हिज कैपिटल अकाउंट। उसने शॉप को रेंट पे दे दिया और सारे पैसे खुद कमा रहा है। काशिफ हैज़ ऑब्जेक्टेड टू दिस practice and asked Irfan to register the shop in the firm's name, contending that the shop is a partnership's property। जो दूसरा पार्टनर है उसने कहा कि भाई ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, आपने पार्टनरशिप के पैसे से खरीदी है। इरफान disagrees, explain what constitutes partnership property under the Partnership Act 1932 and whether the shop is a partnership property or not। दो पार्ट्स हैं इसके। पहला उसने डेफिनेशन पूछी है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की, एक्सप्लेन व्हाट कंस्टिट्यूट्स पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताओ। उसके बाद केस को डिस्कस करो वेदर द शॉप इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और नॉट। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे पहले पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने लिख देनी थी और उसके बाद हमने बताना था द शॉप इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एज इरफान हैज बोट इट विद द फर्म्स मनी एंड बाय डेबिटिंग it in his account he showed his intention of taking the money as loan। उसने एज अ लोन पैसे लिए हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ऑटम 2016 का, ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 है। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस रूफी इंटेंड्स टू एक्वायर अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द फर्म विद हिज ओन मनी। वो क्या कर रहा है, अपने पैसे से एक प्लॉट खरीद रहा है पार्टनरशिप के लिए। However, he is not certain whether the plot would be considered as partnership property। उसे पता नहीं है कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा। Under the provisions of the Partnership Act 1932, advise Rufi as what is considered to be included in the partnership property and how it is to be applied। सिंपल पूछ रहा है, उसने जो है वो केस का ताल्लुक ही नहीं है। उसने कहा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है और एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है। ये 2 चीज़ें पूछी हैं उसने। 4 मार्क्स की ऑटम 2016 में ये 2 चीज़ें आपने लिखते नहीं थी तो आपको मार्क्स मिल जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑटम 2018 का क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ऑटम 2018 में, बिल्कुल भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। Badr and Yasin established a distribution agency for supplying low-cost machines to hospital। बदर और यासीन जो है वो लो कोस्ट पे जो है वो मेडिसिन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं, एक एजेंसी चला रहे हैं। यासीन by the way of verbal agreement allowed the agency to use his ancestral land for the business of the agency। उसने कहा भाई मेरे आबाओ अजदाद की एक ज़मीन पड़ी है, इसको एजेंसी के लिए यूज़ कर देते हैं। Badr purchased a delivery van in his own name with the partnership money। बदर ने क्या किया, एक डिलीवरी वैन खरीद ली पार्टनरशिप मनी के लिए। बदर वांट्स टू रीपे द अमाउंट टू द पार्टनरशिप एंड देयरफॉर अ रिसीवेबल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप बुक्स। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उनमें सेम ही कंसेप्ट वो यूज़ कर रहा है, सेम ही बात पूछ रहा है। यहाँ तक तो हम बताएंगे कि बदर ने जो वैन खरीदी है वो बिल्कुल भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है, उसने एज अ लोन लिया है, उसने अपने आप को एज ए रिसीवेबल शो कर दिया है, एज ए रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया है। इसका मतलब वो पैसे जो है वो वापस पे करेगा। तो उसने वैन एज ए लोन लिया है और पैसे जो हैं वो पे करेगा वापस। पहला केस है वो लैंड वाला केस है। तो लैंड उसका इंसेस्ट्रल लैंड है यासीन का, तो लैंड किसका, यासीन का ही है। लैंड तो यासीन का ही है। अब वो लाना चाहता है उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी तब बनेगी जब सब पार्टनर्स मान जाएंगे ओब्वियसली कि ठीक है भैया हम आपका लैंड ले लेते हैं। अकेले उसके फैसले से थोड़ी ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो यही चीज़ इसके आंसर में है। लैंड प्रोवाइडेड बाय यासीन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द लैंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, इट विल बिकम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली इफ द पार्टनर्स शो एन इंटेंशन टू मेक इट सो। But since Yasin, by way of an agreement, brought the property only for use of the partnership, the mere use of such land by the partnership would not make the land part of the partnership property। सिर्फ यूज़ पार्टनरशिप के लिए करना इसका सिर्फ एक बंदे का यासीन का इसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं बना देगा। सब जो पार्टनर्स हैं वो राज़ी होंगे कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है,
तब ही ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बनेगी। वो कबूल कर लेंगे लैंड को, एंसेस्ट्रल लैंड को एक किस्म की डोनेशन के तौर पे, तो ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन जाएगी। डिलीवरी वैन का क्या केस है? इन केस वैन डज नॉट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीवेबल इन पार्टनरशिप बुक्स शो दैट वैन वाज नॉट एक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप। उसने एज अ लोन पैसे लिए और जो है वो वैन एक्वायर कर ली, तो ये जो अपने आप को उसने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, ये लोन की इंटेंशन तो शो कर रहे हैं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की इंटेंशन बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वही केस जो पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह के पूछता है मोस्टली। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन उन लोगों को नहीं लगेंगे जिनके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, जिनको बातों की समझ आ गई है। जिनको समझ नहीं आई वो दोबारा इनको पढ़ें, दोबारा समझें अच्छे तरीके से। इन पे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा बेस करते हैं, आपकी क्रैमिंग से ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए चीज़ों की। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी कंप्लीट करें। हम इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।